हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं अभिनव सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो ऑन स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम चालू करने जा रहे हैं अपना इकोनॉमी वाला पार्ट, और इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझाया गया है एक बहुत ही आसान भाषा में, एक बहुत ही आसान लेवल पे कि इंडिया की माइक्रो और इकोनॉमी में होता क्या है, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और किस तरीके से एग्रीकल्चर और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर काम आते हैं। तो इस साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ लेके चले गए हैं, इस पर थोड़ा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ओर भी, अपने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की ओर लेके गए हैं, और साथ साथ उसके डीमेरिट्स भी बताए हैं। साथ साथ हमें यह बताया कि एक पर्टिकुलर विलेज में जो है कि कैसे अलग अलग टाइप से कैपिटल लिया जा सकता है, लेबर्स कहां से जुगाड़ी जाती हैं, और साथ साथ ऐसी कौन सी अदर फैक्टर एक्टिविटीज हैं जो कि क्या कर सकता है एक इंसान कंडक्ट कर सकता है अपनी रोजगार के लिए, जीने के लिए, अपने सस्टेनेबल लाइफ मेंटेन करने के लिए कर सकता है। तो यहां से थोड़ा बहुत माध्यम एनसीईआरटी आपसे क्या करता है कि आपको बताता है कि इकोनॉमी की ओर लेके चल रहा है, इकोनॉमी की ओर क्या कर रहा है, आपका रुख कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं 9th क्लास में सबसे पहले आपको इकोनॉमी का चैप्टर आ जाता है, यहीं से मतलब आपकी इकोनॉमिक्स की एजुकेशन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या है, एक एग्रेनियन इकोनॉमी है, तो इसलिए स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में एक इमेजिनरी विलेज के माध्यम से आपको क्या समझाया गया है कि एक पर्टिकुलर विलेज की इकोनॉमी कैसी होती है, किस चीज पर डिपेंड होती है, और उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये वीडियो। पालमपुर की बात करें तो पालमपुर क्या है, एक टाइप का इमेजिनरी विलेज है। आप इसको कह सकते हैं कि एक यूपी बिहार का विलेज के टिपिकल विलेज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इसी फार्मिंग एक्टिविटीज को लेकर साथ साथ उससे ये समझाएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे और क्या क्या उसमें फैक्टर्स होंगे। साथ साथ बात करने जा रहे हैं यहाँ पे हम किसके बारे में, पूरी एग्रीकल्चर के बारे में, कैसे उसको डेवलप करें, कैसे हम क्या करें एक ही पर्टिकुलर लैंड पे हम ज्यादा उगा सकते हैं। तो चलिए पालमपुर के बारे में थोड़ा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन through a story of a hypothetical village of Palampur. Farming is shown as the major production activity. These production activities needs various types of resources. The aim of production is to produce the goods and services that we want. तो क्या होता है, प्रोडक्शन क्यों करा जाता है, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज हमको मिले जिसकी हमारे पास डिमांड हो। क्या हो, डिमांड हो। तो डिमांड के बेसिस पे ही क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। डिमांड के बेसिस पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल 4 ऐसी चीजें चाहिए हमको किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले की बात करते हैं लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड या एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट बन जाती है। क्या बन जाती है, प्राइमरी। जाहिर सी बात है भाई साहब, जब आप मैन्युफैक्चर करोगे किसी एक चीज को तो क्या होगा, आप एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे, या आप मान लीजिए कोई एक सर्विस भी प्रोवाइड करते हो तो आपको एक स्टेशनरी जगह चाहिए जहां से आप सर्विस प्रोवाइड कर सको, राइट। तो इसलिए लैंड और जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या माना गया है, एक प्राइमरी नीड माना गया है किसी भी टाइप से प्रोडक्शन करने के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो लेबर आ जाती है। लेबर अब यहां पर क्या होती है, 2 टाइप की होती है। दो टाइप से रिक्वायरमेंट आ जाती है लेबर की, एक होता है स्किल्ड लेबर और एक होता है अनस्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड लेबर की मैं बात करता हूं तो स्किल्ड लेबर क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड होता है, इसको टेक्निकल चीजें आती हैं। अनस्किल्ड लेबर की बात करूं तो ये टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड नहीं होता, ये रोजगार के काम के या रोजमर्रा के काम के लिए हमको काम आता है। तो हमको दोनों ही टाइप की लेबर चाहिए भाई। टेक्निकल काम के लिए हमको टेक्निकल लेबर चाहिए जिसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत हो, टेक्निकल एक्सपीरियंस हो उसके पास, और वो टेक्निकलिटी से काम कर सके, ताकि क्या हो सकता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके और फाइनली एक अच्छा प्रोड्यूस और एक अच्छा प्रोडक्ट सामने आ सके। अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो यही अनस्किल्ड लेबर किसके अंडर में काम करेंगे, स्किल्ड लेबर के अंडर में काम करेंगे और क्या करेंगे, एक प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, द लेबर सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड, अदर रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। सीधी सी कहानी है। थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल कैपिटल आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, कैपिटल। कैपिटल वो चीज होती है जो कि आपको किसमें यूज होती है, प्रोडक्शन में यूज होने आने वाली चीजें जो होती हैं उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो यूजेस के बेसिस पे हम कैपिटल को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक आता है फिक्स्ड और दूसरा आ जाता है आपका क्या, वर्किंग। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल वो होगा जो प्रोडक्शन में बहुत ही समय के अंतराल के बाद लगता हो या यूज आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी है, एक बार मशीनरी आपने खरीद ली तो वो आपके क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है मशीनरी जब खराब होगी 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, तब उसको रिप्लेस करा जाएगा,
राइट। तो ये क्या हुई, ये प्रोडक्शन में आने वाली चीजें हैं जो कि एक या दो बार ही लगती है टेन्योर में, या आप कह सकते हो कि बहुत ही लंबे समय के बाद या फिर बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद इनका दोबारा यूजेज होता है। जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की बात मैं जब करता हूं तो ये एक ऐसी रिसोर्सेज है जैसे आपके क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कैश हो गया, जो कि प्रोडक्शन में डेली यूज आने वाली चीजें हो जाती है। मतलब इनके बिना प्रोडक्शन क्या है, पॉसिबल एक हद तक नहीं है, ठीक है। तो डेली में काम आने वाली चीजें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या हो जाएंगी, आपकी वर्किंग कैपिटल। और जो आप एक बार ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो और वो जो क्या हो दोबारा काम नहीं आने वाली, या आपके लिए बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट मांगेगी, वो हो जाती है आपकी क्या, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं आपके, फिजिकल कैपिटल। टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल्स और मनी इन फॉर्म जो होता है, सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड टू बाय नेसेसरी आइटम्स। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्या बोला जाता है इनको, वर्किंग कैपिटल। दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, मतलब डेली बेसिस पे कह लीजिए या एक रेगुलर इंटरवल के पीरियड पे क्या होता है, ये यूज अप हो जाते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। फोर्थ रिक्वायरमेंट की बात करते तो वो आता है ह्यूमन एंटरप्राइज। ह्यूमन एंटरप्राइज के एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एक आता है एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिस्क टेकिंग। तो ह्यूमन एंटरप्राइज की जब हम बात करते हैं तो हमको एक इंसान चाहिए, एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि इन सब चीजों को ऑपरेट कर सके। भाई इन सब लैंड हो गई, आपके कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, इन सब को मैनेज कर सके और इनको एक दिशा दिखा सके किसमें, प्रोडक्शन के उसमें। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ह्यूमन एंटरप्राइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, एक इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसकी जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो जब हम इन चारों को मिला देते हैं, किन चारों को, आपका लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, उसमें मिला देते क्या अपन, कैपिटल, उसमें मिला देते हैं लेबर, और फाइनली मिला देते हैं ह्यूमन एंटरप्राइज। तो ये चारों क्या मिलके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जरूरी क्या है, ये चार चीजें होना जरूरी है, यही हो जाती है क्या, आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट, नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। दीस डेज दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और चारों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चारों को मिला के बोलेंगे, सिर्फ उन तीन को मिला के बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चारों को मिला के हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब देखते हैं पालमपुर में फार्मिंग कैसे हो रही है, ठीक है। भाई आपने देखा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि भाई सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है, यहाँ की प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। तो जब हम पालमपुर में फार्मिंग की बात करते हैं तो हम कुछ इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर बात करते हैं। सबसे पहला आ जाता है लैंड। तो लैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लैंड को बढ़ाया या कम करा नहीं जा सकता। जितनी भूमि है उसका हो सकता है कि स्वामित्व तो बदलता रहे, दैट मींस ओनरशिप उसकी बदलती रहे, बट लैंड उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फैमिलीज डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। 75% कहां के, पालमपुर के लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सीधा सीधा एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दिस इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। आप देखो, घर तोड़ के खेती नहीं करना चाहोगे, या घर तोड़ के क्या है, खेती नहीं कर सकते, तो इसलिए लैंड हमेशा प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो कल्टिवेशन लैंड क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड ही होता है। चलिए, तो लैंड पे हमको क्या करना है कि कैसे हम एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नो लैंड इज लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो कि आपका खरीफ सीजन होता है। फार्मर्स क्या बो रहे हैं, जवार और बाजरा, ठीक है। और इसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैटल फीड के रूप में यूज कर रहे हैं, और इसको इवन बेच भी रहे हैं, ठीक है। फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, ठीक है, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और विंटर सीजन की बात करें रबी में, तो क्या हो जाता है, गेहूं बोया चला जाता है। तो मतलब आप देखो, 3 सीजन है, यहाँ पे 3 फसल ले रहे हैं, यहाँ पे 3 क्रॉप्स आ रही हैं, ठीक है, एक ही लैंड पे,
तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही पर्टिकुलर लैंड में अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फसल बोना और उसको फिर फाइनली बेचना, इसको क्या बोल जाते हैं हम, मल्टीपल क्रॉपिंग ही बोलते हैं। तो एक लैंड पे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन इंक्रीज करने का क्या, आउटपुट इंक्रीज करने का क्या जरिया हो सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है। ठीक है, पार्ट डिवोटेड टू शुगर केन हार्वेस्टेड वंस अ ईयर। देखो भाई शुगर केन भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब कैश क्रॉप भी उग रही है। ठीक है, मेन रीजन टू एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, भाई जाहिर सी बात है 3 फसल लोगे तो पानी तो आपको चाहिए। पानी एक ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स आ जाता है अपार्ट फ्रॉम लैंड, जो कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। तो विदाउट प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हम कोई भी क्रॉप को अच्छे से नहीं उगा सकते। तो मॉडर्न वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ, जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो हम इसके किसकी बात कर रहे हैं, कनाल की। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम इसकी ट्यूबवेल। ठीक है, और साथ साथ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्प्रिंकलर्स के बारे में, हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो ये सब मॉडर्न मेथोडोलॉजी ऑफ फार्मिंग में आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मेजर इंपैक्ट, transform the system of irrigation. Electric current tube-well could irrigate much larger area of land more effectively. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि एक पर्टिकुलर लैंड पे जब हम मल्टीपल क्रॉप्स बोते हैं एक ही पर्टिकुलर साल में, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। One way of increasing production on the same land is by multiple cropping and other modern farming methods. क्या हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, लैंड जो था वो कॉन्सेंट्रेटेड था कुछ लोगों के हाथ में। जो आपके रॉयल्स हो गए, आपके राजा महाराजा हो गए, आपके जमींदार हो गए, इनके हाथ में लैंड कॉन्सेंट्रेटेड था। अब जरूरत पड़ी क्या, इनसे लैंड लेके डिस्ट्रीब्यूशन की। बेसिकली वहां पे उस टाइम पे जरूरत क्या थी कि आदमी को सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, या फिर इंडिया को एटलीस्ट फूड प्रोडक्ट्स में सस्टेनेबल होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए 1960 के दशक में क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाता है। क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि क्या, HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये कुछ ऐसी सीड्स हैं जो कि क्या करती हैं, एक ही पर्टिकुलर क्रॉप पे आपकी जो टोटल यील्ड है, मतलब टोटल प्रोडक्शन आ रहा है, उसको इंक्रीज कर देंगी। मान लो मैं एक एकड़ पे मैं सिर्फ 6 क्विंटल क्या ले रहा था, गेहूं ले रहा था, बट HYV सीड लेने से क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर पा रहा हूं, उसी 1 एकड़ से कम 10 से 12 क्विंटल में गेहूं ले पा रहा हूं। दूसरा मॉडर्न मेथोडोलॉजी और मॉडर्न इरिगेशन। इस HYV सीड को काम करने के लिए उसमें वहां पे क्या जरूरी है भाई, पानी बहुत जरूरी है। ये HYV सीड्स क्या होता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हैं, ये थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनको पानी की जरूरत बहुत होती है। तो विदाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन मैं इस HYV सीड से क्या सकता हूं, फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। मेरे पास पानी पर्याप्त तरीके से होना चाहिए, या इन पे पानी पर्याप्त तरीके से जाना चाहिए। इसलिए मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आते हैं, जैसे कि आपकी ट्यूबवेल्स हो गए, आपकी फ्लड इरिगेशन होगी। साथ साथ अगर आपके बहुत सारा पानी तो आप फ्लड इरिगेशन करो, कम पानी है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर सकते हो। उससे भी कम पानी है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो। तो ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आ जाते हैं। तीसरी चीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जो है, ये भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट था, जिसमें कि क्या करे, केमिकल या फैक्ट्रीज में बनाए गए पेस्टिसाइड्स और जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, इनको भारी मात्रा में निकाला गया और इनसे उपज जो है उसको और बूस्ट मिला। तो ये 2 चीजें भी क्या किसके लिए जरूरी है, इस HYV सीड के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आई मॉडर्न मशीनरी। मॉडर्न मशीनरी से बेसिकली हमने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर करा, और एक साल में 3 फसल निकालने का हमारे पास एटलीस्ट टाइम हुआ। अब एक इंसान है जिसके पास बहुत बड़ा खेत है, और अगर मान लो वो अपना जो गेहूं है वो एक हाथ से काट रहा है, तो खुद सोचो उसको कितना टाइम लग जाएगा, और जितने में तो वो नई फसल के बोने का टाइम ही आ जाएगा और उसकी लैंड तैयार नहीं होगी। राइट, तो इसलिए मॉडर्न मशीनरी मेथड लेकर आते हैं, ट्रैक्टर्स आते हैं, हार्वेस्टर्स आते हैं, थ्रेशर्स आते हैं, मॉडर्न मशीनरीज आती हैं आपका काम आसान करने के लिए, और जो टाइम मैनेजमेंट है उसको और बेटर करने के लिए, ताकि आप
मैक्सिमम से मैक्सिमम फसल निकाल सको एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो ये आते हैं आपके किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टेप्स में। HYV सीड्स बहुत मेजर हो जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर और मॉडर्न इरिगेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडर्न मशीनरी भी उसमें इंक्लूड करी जाती है, बट ये अपने आप में एक क्रांति मानी जाती है। चलिए, yield is measured as a crop produced on a given piece of land during a single season। एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर लैंड पे कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, yield बोल रहे हैं। In 1960 the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields। Traditional seeds needed less irrigation, farmer used cow dung and natural manure fertilizers, all these were readily available। but अब क्या होता है, इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, इससे yield नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो फाइनली क्या आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, जिसमें आपको क्या मिलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, ठीक है। HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, ठीक है। हाउएवर दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, एंड ऑल्सो fertilizer, chemical fertilizer and pesticides। Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc। तो यहाँ पे जो HYV सीड्स का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया है, उन स्टेट्स ने उठाया है जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है। इन 3 स्टेट्स ने क्या करा है, बहुत ही काफी अच्छे से फायदा उठाया है। और यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, बूस्ट इन प्रोडक्शन देखने को भी मिलता है इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स में। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। चलिए, लैंड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। भाई हमने लैंड अवेलेबिलिटी की बात कर ली, लैंड पे प्रोडक्शन इंक्रीज की बात कर ली, अब लैंड को सस्टेन करने के लिए कि क्या इस पे काफी समय तक खेती करी जा सकती है यूजिंग मॉडर्न मेथोडोलॉजी, तो बिल्कुल नहीं। हमने क्या कर दिया है आज की डेट में, इन सब चीजों पे इतना इन्फ्यूज कर दिया इन सब केमिकल फर्टिलाइजर्स को, इन सब को, कि सॉइल की जो क्वालिटी है, उसकी जो फर्टिलिटी वो डिग्रेड होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा इस जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हमको देखने को मिल जाता है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to the depletion of water table। once destroyed it is very difficult to restore them। जाहिर सी बात है भाई साहब, अगर अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, समझो। आप कहोगे सर बारिश हो जाएगी अंडरग्राउंड वाटर रिस्टोर हो जाएगा, बिल्कुल सही, सही बात है। अब ये एक सामने खेत दिख रहा है, आपके खेत है, यहाँ पे मैंने केमिकल फर्टिलाइजर डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ। बारिश होगी, किसके साथ घूमेगी, घुलेगी, उस केमिकल फर्टिलाइजर के साथ घुलेगी और कहाँ चली जाएगी, जमीन के अंदर चली जाएगी। तो अगर जमीन के अंदर का पानी रिप्लेनिश भी होता है तो कैसा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर वाटर टेबल निकल जाती है तो उसको रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर ऊपर से सोख होकर नीचे आएगा, है ना भाई, नीचे से तो कोई स्ट्रीम निकलनी नहीं है। एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट का भी हमको इंश्योर रखना है, क्या, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। इसलिए आजकल एक नई मेथोडोलॉजीज आ रही हैं, आजकल लैंडलेस फार्मिंग आ रही है, हाइड्रोफोनिक्स आ गया है, ठीक है। साथ में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि खेती में हमको हेल्प कर रही है। चलिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, किन किन लोगों के पास लेस फार्म है, किन किन लोगों के पास फार्मलेस हैं, और कौन लोग क्या है, बिग फार्मर्स हैं। नॉट ऑल पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। इन पालमपुर अबाउट 1/3, ठीक है, ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, जो कि करीबन 150 फैमिली कैसी हैं, लैंडलेस हैं, ठीक है। 150 फैमिली कैसी है, लैंडलेस है, इनके पास क्या है, इनके पास लैंड बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये बन जाएंगे लैंड लेस लेबर्स। ये लोग क्या करेंगे, दूसरों के फार्म पे जाके काम करेंगे और अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। ऑफ द रिमेनिंग 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर। 240 फैमिलीज में से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि 2 हेक्टेयर से छोटे साइज का क्या कर रही हैं, लैंड को कल्टीवेट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कैसे हो गए, ये मार्जिनल फार्मर्स हो गए, मीडियम या मार्जिनल। ठीक है, चलिए। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली, ठीक है, ज्यादातर एडिक्वेट इनकम इनके पास नहीं आ पाती। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम, ठीक है, एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर, ठीक है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और इवन मोर। तो ये आप कह सकते हैं टिपिकल गांव का सीन है, जहां पे आपको छोटे किसान देखने को मिल जाते हैं, मीडियम किसान, बहुत बड़े किसान, और कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। चलिए, लेबर अब आता है नेक्स्ट फैक्टर प्रोडक्शन, क्या, लेबर। भाई हमने कैपिटल की, फिक्स्ड कैपिटल की बात कर ली, मशीनरी हो गए, इरिगेशन हो गया,
अब बात करते हैं लेबर के बारे में कि फार्मिंग में लेबर आती कहां से, ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फार्मिंग ही क्या है, एक मेजर प्रोड्यूसर है, एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। तो छोटे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का है, 2 हेक्टेयर से कम का फार्म है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को लगा रहे हैं किस पे, उनके खेतों पे, ठीक है। दे दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, ठीक है, दे रिक्वायर लेबर जो हो रही है, दे प्रोवाइड द लेबर देमसेल्व्स, ये खुद कर रहे हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर की जब हम बात करते हैं, दे हायर लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। याद करिएगा 150 फैमिलीज ऐसी थी जो क्या था, जिनके पास लैंड नहीं था। तो ये यही 150 फैमिलीज हैं जो कि क्या करेंगी, लेबर बनके इनके फील्ड पे काम करेंगी। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, ठीक है, और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। यहां पे भी अगर मान लीजिए कि परिवार में टोटल 8 लोग हैं, 3 की जरूरत है, तो बाकी के 5 कहां जाएंगे, लेबर बनके दूसरे के काम पे करेंगे, तो ताकि एक इनकम जो है वो बढ़ा सकें। दे आर पेड वेजेस, ठीक है, वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। वेजेस वैरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जाहिर सी बात है भाई, अगर एक ऐसी फसल होगी जिसको काटने पे बहुत ज्यादा फायदा होता है, कैश क्रॉप होती है, तो वहां पे ज्यादा आपको क्या मिलता है, पैसे मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर मैं बात करूं वेजेस के बारे में, तो रीजन टू रीजन वेजेस डिफर करेंगे, क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन डिफर करेंगे। इस वेजेस का बेसिकली मतलब ये है कि डेली के बेसिस पे इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, डेली वेज मिलेगी। अब वो क्या हो सकता है, ये वेज 2 टाइप की हो सकती है, कैश हो सकता है या इन काइंड हो सकता है। इन काइंड का मतलब ये नहीं है कि हाँ अरे आपका आभार, आप आए हमारे यहाँ काम करें, ये वाला इन काइंड नहीं। मतलब कैश के बजाय इनको क्या दे दिया जाता है, कुछ और चीजें दे दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड दे दिया जाता है, कपड़े दे दिए जाते हैं, रहने की जगह दे दी जाती है, इस टाइप से चीजें दे दी जाती हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, ठीक है, लाइक हार्वेस्टिंग, और फॉर द होल ईयर। तो अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से भी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल जाता है, एक बहुत प्रोमिनेंट चीज देखने को मिल जाती है एग्रीकल्चर में, क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमको कहां देखने को मिल जाता है, इस एग्रीकल्चर में सेक्टर में देखने को मिल जाता है, इसी डेली वेज के वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल के बारे में। भाई अब कैपिटल चाहिए तो सही, तो आएगा कहां से, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या कैटेगरी है भाई, एक लैंडलेस लेबर है जिसके पास फार्म नहीं है, तो उसके पास कैपिटल की उसको जरूरत नहीं है। अपने पास स्मॉल फार्मर आ जाता है, मीडियम और क्या आ जाता है, लार्ज फार्मर्स आ जाते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स की जब हम बात करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं बड़े फार्मर्स से क्या करते हैं, पैसा उधार पे ले लेते हैं। तो मोस्ट फार्मर्स हैव टू बोरो मनी और अरेंज फॉर द कैपिटल फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स। इन लोगों से पैसा लेते हैं और किस पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रखता है, वेरी हाई रहता है। तो दीज आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। क्यों भाई साहब, देखो सबसे पहले तो 2 हेक्टेयर से छोटी जमीन है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल भी नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो रेट दिन ब दिन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और देखो इनकम तो उतनी है ना, ठीक है, तो हो सकता हो कि 10 से 12 फसल लेने के बाद ये क्या कर सकें, उसके बाद भी इनके पास हो सकता है क्षमता नहीं हो लोन रीपे करने की। अल्टीमेटली इनके पास सुसाइड के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। चलो सेल ऑफ सरप्लस ऑफ मार्केट की बात करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है कि पैसा आ तो रहा है और माल कहां बिक रहा है, ठीक है। मोस्ट फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर देयर फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। Small farmers have little surplus wheat because their total production is small, and from this a sustainable share is kept for their own family needs. भाई साहब मान लो कि 10 क्विंटल ये निकाल रहा है स्मॉल फार्मर, तो इसमें से आप 7 से 7.5 क्विंटल तो वो अपने पास में ही रख लेगा, क्योंकि साल भर उसको जो गेहूं खाना है, ठीक है। और ये बाकी का जो बच रहा है 2.5 के 3 के क्विंटल के आसपास जो बच रहा है वो उसको बेच देगा, वहां से थोड़ी बहुत इनकम उसके पास आ जाती है। Medium and large farmers supply wheat to the market. Traders at the market buy the wheat and sell it further. A part of earning is saved and kept for buying capital for the next season. Small farmers का next capital season क्या होगा, वही money lenders और big farmers. They are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use saving to buy cattle, trucks, or even to set up shops.
चलिए अब देखते हैं अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज जो कि पालमपुर में आप कर सकते हैं या पालमपुर में चल रही हैं अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है, तो डेयरी एक ऐसी चीज है जो कि एग्रीकल्चर में आती, फार्मिंग में नहीं आती। एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक हिस्सा है जो कि क्या है, बहुत ही कॉमन है। एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम क्या कर सकते हो, कमा सकते हो प्रॉपरली। डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी इंडिया में बहुत कॉमन है। आप दूध निकालिए, अब गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या सहायता कर रखी है, अलग अलग जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोल रखी हैं, कलेक्शन सेंटर्स लगा रखे हैं, चिलिंग सेंटर्स लगा रखे हैं। आप जाइए, जो आपने दूध निकाला है कैटल से, वो वहां जाइए, बेचिए और पैसे ले लीजिए। वहां से फिर दूध क्या होता है, बड़े बड़े टैंकरों में भरता है और शहरों में सप्लाई होता है। तो डेयरी इज अ वेरी कॉमन एक्टिविटी। फार्मर feeds the cattle on various kind of grass and jowar and bajra. The milk is sold to traders who have set up collection comes chilling centers from where the milk is transported to any towns and cities, to many towns and cities. Small scale manufacturing, आप यहां पे यूज कर सकते हैं क्या, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, लघु उद्योग, साथ में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये भी चीज, दो चीज जो है आप कहां यूज कर सकते हो, विलेज में यूज कर सकते हो। भाई माचिस की तीलियां बनाना हो गया, अगरबत्तियां बनाना हो गया, वो दोने बनाने हो गए पत्तल के, ठीक है, प्लास्टिक के दोने बनाने हो गए। ये सब क्या, इनकी मशीनरी ज्यादा महंगी नहीं आती, 20-30 हज़ार रुपए की आती हैं, और इनको सेटअप करके आप अपना एक स्मॉल स्केल बिजनेस भी रन कर सकते हो, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। आपको याद हो तो आपने अगर मूवी देखी होगी पैडमैन, तो उस पैडमैन में क्या करते हैं, पैडमैन बेसिकली अक्षय कुमार क्या करते हैं, मशीन बनाने के पास वो इनेबल करते हैं दूसरी वुमेन को कि वो क्या करें, मेरे को पैसा दो, मैं आपको मशीन बना के दूंगा, और इस मशीन से जो भी आप कमा रहे हो वो क्या करो, आप अपने पास रखो और उससे हमारी किस्तें चुकाते जाओ, और अल्टीमेटली आप अपना खुद का एस्टैब्लिश बिजनेस कर सको। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी यहां पे करा जा सकता है। इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली लेबर्स आर हायर्ड। शॉपकीपिंग की बात करता हूं तो ये मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, दुकान खोल सकते हो, बस स्टैंड होते हैं हर एक गांव में, वहां पे आप दुकान खोल सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं कमर्शियली, वहां आप दुकान खोल सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, कई चीजें आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आप एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी खोल सकते हैं। भाई आपने ऑटो चला लिया, रिक्शा ले लिया, या आप टाउन टू विलेज या विलेज टू विलेज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जो कि आप अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग का कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर विलेज में कर सकते हैं। हाँ भी हमने अब पूरा देख लिया है विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में, हमने बात करी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमने देखा है कि कैसे कैसी चीजें जो हैं जो एक फार्मिंग में यूज आती है। लैंड के बारे में बात करी है, तो लैंड के बारे में हमने बात करी क्या कि लैंड का पैटर्न कैसा है पालमपुर में। दूसरी चीज इस पे मॉडर्न फार्मिंग की बात करी, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात कर ली है। फिर हमने बात करी है लेबर और कैपिटल, इन सब चीजों के बारे में, और फाइनली हमने बात करी किसके बारे में, अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज जो कि आप पालमपुर में यूज कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं यूट्यूब पे और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथ साथ आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं विच इज magnetbrains.com। इन प्लेटफॉर्म्स पे जब आप हमारे वीडियोस देखते हैं, 2 या 3 वीडियोस देखते हैं, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। टोटल 100% फ्री एजुकेशन आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर चैनल्स पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।